जो पहले भी कई बार हमारे साथ इस फोरम पर जुड़ चुके हैं। ये बीएचएमएस और एमडी हैं होम्योपैथिक फार्मेसी में, और काफी सारी नई नई इनोवेशन और नई फाइंडिंग्स के साथ जो फार्मेसी में होती है उसके ऊपर उन्होंने काफी वर्क किया है। और काफी सारे इन्होंने सेमिनार्स और वेबिनार्स भी इन्हीं टॉपिक्स पर किए हैं। कुछ इनके जो पेपर्स हैं मैं उनको थोड़ा सा मेंशन करना चाहूंगी, जैसे कि कंपैरेटिव एनालिसिस है जिंजिबर ऑफिशियल एनालिसिस का जर्नल ऑफ फार्माकोग्नोसी और फोटोकेमिस्ट्री में, और विजिबल स्पेक्ट्रोफेक्ट्री ऑफ थूजा मदर टिंचर इन द फार्मा इनोवेशन, और काफी सारा इन्होंने वर्क फार्मेसी की टॉपिक में किया है। तो डॉक्टर सूरज भदौरिया का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न फार्मेसी और होम्योपैथी का क्या रिलेशन है, उसके ऊपर आज हम डॉक्टर भदौरिया से कुछ उनके विचार सुनेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सूरज सिंह, आप सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपना माइक खोल लीजिए, आपका माइक म्यूट है। हाँ जी, अब ठीक है। मैम आवाज आई? अभी दिख रहा है मैम आपको ये स्लाइड? अभी नहीं दिख रहा है। हाँ जी, अब दिख गया है। हाँ जी, ओके मैडम। और आपकी वॉइस भी बहुत कम आ रही है डॉक्टर सूरज। मैडम अब वॉइस आ रही है? मैडम वॉइस आई मैम प्रॉपर? वॉइस तो कम आ रही है डॉक्टर साहब। नहीं नहीं सर हाँ का वॉइस ठीक है। शायद मैम आपका प्रॉब्लम होगा ऑडियो या तो ड्यूरेशन। मैम हम या लोग मेरी तरफ से कुछ प्रॉब्लम है। इट्स ओके, अगर सबको सुनाई दे रहा है तो देन इट्स ओके। जी मैम, हम लोग को क्लियर सुनाई दे रही है, थोड़ा अच्छी आवाज वॉल्यूम है। कम है शायद मेरी साइड से, मैं देखती हूँ। हाँ, जी मैम ओके जी। ओके। कंटिन्यू करिए सर। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल, अगेन वेरी थैंकफुल टू दिस प्लेटफॉर्म to give us a chance to explore our knowledge in the field of homeopathic sciences. सो बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न फार्मेसी जो है वो हम कैसे इसको कोरिलेट करें हमारे होम्योपैथिक फार्मेसी में, क्योंकि फार्मेसी इट इज अ ह्यूज ब्रांच एंड दिस ब्रांच टेल अस अबाउट कि एक जो ड्रग है या जो मेडिसिन है उसका डीपर एस्पेक्ट क्या होता है, कैसे हम दवाई को बनाते हैं, कैसे हम दवाई की जो है प्रिजर्वेशन से लेके प्रिपरेशन से लेके लेबलिंग पैकेजिंग जितनी भी ये सारी चीजें हैं, तो हमें इसका एडवांसमेंट भी देखना है। तो वैसे ही आज हम देखेंगे कि हमारे जो एनसीएच है, नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी, तो ये जो सेंट्रल बॉडी है उन्होंने जो है किस तरीके से हमारे एकेडमिक पार्ट में हमारे फार्मेसी का जो सिलेबस है जो हम जनरली यूजी के फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करते हैं इसको, तो उसमें क्या क्या मॉड्यूलेशन या क्या क्या मॉडिफिकेशन किया है जिसको जानना हम सभी के लिए काफी आवश्यकता और काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज when we know about this modernization in the academic part, then we will able to apply this modern concept. So this is very very important aspect. तो जैसे कि अगर हम पहले स्लाइड में देखें तो इसमें मॉडर्न फार्मेसी में इसके जो मेन, अगर हम बोले प्रोग्राम आउटकम, तो प्रोग्राम आउटकम में अगर हम बात करें तो इसमें आप देखोगे कि सबसे पहला जो है वो है हमारा develop the knowledge, skills, ability, and the confidence to the primary care by the homeopathic practitioner in the field of health sciences by the holistic manner. तो हमें पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, अगर हमें मॉडर्नाइजेशन करना है या एडवांसमेंट करना है तो सबसे पहले आपका जो मेन एम है, जो आपका मेन गोल है कि हमें कॉन्फिडेंस और ऑनेस्टी से हमारे नॉलेज स्किल से जो है हम होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर को जो है होलिस्टिक मैनर में हेल्थ को मेंटेन करके रखना है हमारी कम्युनिटी या हमारे समाज में। दूसरी चीज बोली गई है प्रोग्राम आउटकम में कि करेक्टली असेस एंड क्लिनिकली डायग्नोज द
disease condition in the community from one generation to another generation. जैसे आप देखोगे कि कोविड-19 जब 2020 में कोविड-19 स्प्रेड हुआ वर्ल्ड वाइड, तो उस समय हम इस चीज को डायग्नोस करने के लिए कि आइदर इट इज अ वायरल और इन्फ्लुएंजा, बैक्टीरियल, फंगल, what type of pathogenic or some other this microbial effect. So this is the diagnostic criteria. एक डॉक्टर को डायग्नोसिस बनाना काफी अच्छा आना चाहिए, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेदा हो, यूनानी हो या फिर कोई होम्योपैथिक डॉक्टर हो। सिर्फ हमें सिम्टोमेटिक या साइन और सिम्टम्स को ही सिर्फ एनालिसिस ना करते हुए प्रॉपर केस टेकिंग, उसका आइडेंटिफिकेशन, डायग्नोसिस, तीनों चीज का माइजम आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि हमारे ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में द माइजम प्लेज अ मेजर रोल फॉर एनी डिसीज कंडीशन, स्पेशली द क्रॉनिक वन। और दूसरी चीज डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज, जैसे अभी हमने बात करी है। और उसके बाद हमारा मेन एस्पेक्ट होता है कि सिलेक्शन ऑफ सिमिलिमम। तो ये हमें करेक्ट तरीके से इसका असेसमेंट और एनालिसिस करना है। तो एक तो ये प्रोग्राम आउटकम हो गया। अब इसमें फार्मेसी का एडवांसमेंट क्या है? इफ वी नो अबाउट द सोर्स ऑफ ड्रग, अगर हमें उस ड्रग या मेडिसिन का सोर्स पता है या वो किस पार्ट से ली गई है, किस तरीके से उसको बनाया गया है, या उसके क्या क्या पैथोजेनेटिक इफेक्ट होते हैं, जो कि हम आगे की स्लाइड में देखेंगे, जिसको हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन बोलते हैं। तो ये आपको अगर अच्छे से इसके बारे में नॉलेज या आपको इसके बारे में ज्ञात होगा, तभी आप आगे जाके किसी भी डिसीज कंडीशन को आइडेंटिफाई और उसको ठीक कर पाओगे। तीसरी चीज बोली गई है कि आइडेंटिफिकेशन भी करना है और उसके साथ उसका कोरिलेशन बनाने हैं सोशियो डेमोग्राफिक लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, कल्चरल लेवल पे, इन्वायरमेंटल लेवल पे और इकोनॉमिक फैक्टर्स पे, जो कि किसी भी हेल्थ या डिसीज कंडीशन को अफेक्ट करती है। उसके बाद आप देखेंगे कि ऑल्सो रिकॉग्नाइजिंग द स्कोप एंड द लिमिटेशन ऑफ होम्योपैथी। हमारे होम्योपैथी का स्कोप क्या है और लिमिटेशन क्या है, कहाँ पे ये हम बोलते हैं कि हम काफी जड़ से इलाज करते, बट इफ सम ऑर्गेनिक एंड डीप पैथोलॉजिकल कंडीशन इज देयर लाइक 4th ग्रेड ऑफ कैंसर, तो वहां पे ये बोलना कि हम इसको क्योर कर देंगे, समवेयर इट इज नॉट एक्सेप्टेड इन द मास और द कम्युनिटी। तो उसी तरीके से हमें स्कोप भी पता रहना है, लिमिटेशन भी पता रहना है। ये ड्रग के साथ ही कोरिलेटेड है। और इसके साथ हमारे होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स क्या है, क्योर के लिए, प्रोफाइलेक्सिस के लिए, प्रोमोटिव मेजर्स के लिए, पैलिएशन के लिए और रिहैबिलिटेटिव प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए। ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी या जितनी भी हमने चीजें अभी हमने बात करी है, चाहे क्योर हो या प्रोफाइलेक्सिस हो, इनके बारे में ऑर्गेनॉन में भी डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, हु वाज द फादर ऑफ होम्योपैथी, उन्होंने भी काफी डेप्थ में इस चीज को बताया है। किस कंडीशन में हमें क्योर करना है, किस कंडीशन में हमें प्रोफाइलेक्सिस मेजर लेना है, किस कंडीशन में हमें प्रमोट करना है, किस कंडीशन में दबाना या पेलिएट करना है या रिहैबिलिटेट करना है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे मॉडर्न फार्मेसी में इंक्लूड करी गई है एकेडमिक पार्ट में। दूसरी ओर अगर आप देखोगे, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, अब इसमें बोला गया है बी विलिंगली एंड एबल टू प्रैक्टिस होम्योपैथी एज पर द एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म। होम्योपैथी इज नॉट लाइक अ मिक्सचर or more than 1 2 3 4 या any type of other allied. It is a major branch of the medical science which plays a major role in the vitality, in the dynamization. तो हमें किस तरीके से उसका एप्लीकेशन पार्ट लाना है, कैसे यूटिलाइजेशन करना है, मेडिकल एथिक्स क्या है इसके, ये सारी चीजें हमारे लिए जानना आवश्यक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि हमारे स्टूडेंट जनरली व्हेन दे आर इन फर्स्ट ईयर और फोर्थ ईयर इंटर्न,
So they are asking so many questions like why we sir, can we prescribe more than one medicine, or somewhere can we mix more than one medicine in a single file? So is it following our ethics or the rules and regulation or not? तो ये चीजें हमारे एथिक्स में है। इसके अलावा बोला गया है 6th पॉइंट में कि हमें स्कोप और ये जो सिस्टम है हमारा होम्योपैथी, उसके रैशनल यूज को, जो कि ग्रॉस लेवल पे है या जिससे हम लाइफ सेविंग मेजर की बात करते हैं क्लिनिकल इमरजेंसीज में, उसको भी हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि अगर कोई कोमा का पेशेंट है, अनकॉन्शियस है, या कोई शॉक में है, या कोई पैरालिटिक पेशेंट है, या किसी को एस्पाइक्सिया या फिर किसी को डीप अनकॉन्शियसनेस है, सो दीज आर वेरी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस। सो इन दैट वे हाउ वी विल गो टू द होम्योपैथिक मैनेजमेंट। तो यहां पर भी जो सिलेक्शन ऑफ ड्रग है, सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी है कि आपको डेसिमल देना है, सेंटीसिमल देना है, 50 मिलीसिमल देना है, इसके बारे में बात की गई है। उसके बाद आप 7वें पॉइंट में देखोगे कि कैपेसिटी डेवलप करनी है थिंकिंग के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए और रिसर्च ओरिएंटेशन के लिए, ताकि हम होम्योपैथी को एक एविडेंस बेस्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिस बना सके। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्या बनाना है हमें? एविडेंस बेस्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिस। Nowadays, our pathy is not like evidence-based homeopathic practice. Okay, why? Because of the lack of research work. इसलिए पहले जो था कि हम जब पीएचडी करते या पीजी करेंगे तो रिसर्च होगा। अभी क्या है, हमें यूजी के जो स्टूडेंट्स है जो बीएचएमएस में आते हैं, उनको भी हमें 5.5 साल तक ऐसा ओरिएंटेशन देना है, या उनका ऐसा हमें कैपेसिटी बिल्डिंग डेवलप करनी है ताकि वो रिसर्च के लिए अपना एप्टीट्यूड या अपना जो लेवल है उसको डेवलप कर सके। मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसको हायर लेवल तक ले जाए, एटलीस्ट व्हेन दे स्टार्ट डेवलपिंग देयर माइंड टुवर्ड्स द रिसर्च, so they will identify and they make our pathy as a evidence based medicine. Please listen carefully, this point is very very important, because पहले when I joined this Parul University or this institution, so I am very confusing and I am having no such what we can say a proper manner or the way to how nourish our students, especially the UG students, towards the research work. तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने जीरो से स्टार्ट किया। हमने धीरे धीरे देखा कि जो भी एक्सटर्नल एप्लीकेशंस होते हैं या जो भी मेडिसिन बनती है, उनका क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी असेसमेंट कैसे किया जाता है। तो हमने उस पर बात करी, उस पर चर्चा करी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में स्टैंडर्डाइजेशन एक चैप्टर है हमारा, एक यूनिट है। तो उस तरीके से हमने छोटे छोटे आर्टिकल, पीयर रिव्यू जर्नल है, और उसमें हमने इसका पब्लिकेशन स्टार्ट किया। Now these students, when they pass the BHMS after 5.5 years, so they remember their first research work, their very small orientation in the research. Then on the basis of that, they will jump and they will start their research. Got it my point? So every research, it is not always started at 100 degree or 100 point. It always started from the 0 degree and it goes up to 100 or more than 100. So it depends on your self-confidence, your communication skill, your aptitude toward the research, and your hunger. Whenever you have the hunger, whenever students have the hunger, they will go forward. उसके बाद to develop the necessary communication skill and enabling attitude to work with the responsible team member in the healthcare setting, contribute toward the large goals for the national health policies, school health, communication, community health and the environmental conservation. तो ये जितने भी हमारे सारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम है या हमारे जितने भी पैरामीटर्स है, इसमें हमें कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना है, हमें यानी
the students along with the teachers or the clinician or the academicians. So this is the very important aspect. These all points comes under the program outcome, and literally again we are very thankful to NCH to make this new curriculum to both the UG and the PG, CBDC for the UG, and now it is new curriculum for PG also. So this all these aspect and critical thinking make you a perfect clinician along with the research mind. आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला है a perfect clinician along with the research mind, है ना। हम जनरली क्लिनिशियन ही बनते, हम रिसर्च की बात नहीं करते, बट ये हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें हमारी पैथी को एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बनाना है, सो दैट इट एक्सेप्टेड, इट वुड बी लाइक एक्सेप्टेड इन द होल वर्ल्ड वाइड। ऐसा ना हो कि किसी एरिया में, किसी वर्ल्ड में ये बैन या ये प्रैक्टिस ही नहीं है, इसको एविडेंस बेस्ड नहीं माना है, किसी जगह इसको एविडेंस माना है। सो इट इज नॉट टू बी लाइक दैट, इट शुड नॉट बी लाइक 50-50, इट शुड बी 100 लाइक मॉडर्न पैथी। क्लियर? सो दीज आर ऑल बेसिक एस्पेक्ट अबाउट द प्रोग्राम आउटकम। अभी हम बात करते कोर्स आउटकम की। तो कोर्स आउटकम यानी अभी जब हमने इसको एकेडमिक पार्ट में इन्वॉल्व किया, मॉड्यूलेशन किया, मॉडिफिकेशन किया, तो इसके बाद हमें किस तरीके से उसको फॉरवर्ड या उसको किस तरीके से एक्सप्लेन या चलाना है। तो एट द एंड ऑफ द कोर्स ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट विल बी एबल टू, सबसे पहला एक्सप्लेन द प्रिंसिपल दैट गवर्न होम्योपैथिक फार्मेसी। अभी हम बात कर रहे हैं होम्योपैथिक फार्मेसी की, ठीक है। तो होम्योपैथिक फार्मेसी के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या लॉज है, जिसको हमें स्टूडेंट्स को जो है ये प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए उनके मेंटल मेकअप पे कि क्या क्या ऐसे लॉज या एथिक्स है जिसके बेसिस पे वो होम्योपैथिक प्रैक्टिस जो है सही डायरेक्शन में कर सकते, नॉट इन अ फॉल्स डायरेक्शन। ओके। सेकंड, टू डिस्कस द फार्माकोग्नोसिकल बेसिस। व्हाट इज फार्माकोग्नोसी? इट इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच एक्सप्लेन द कंप्लीट नॉलेज ऑफ ड्रग। किसी भी ड्रग के बारे में जो हम बोलते हैं कि A to Z अ कंप्लीट नॉलेज, कि कैसे उसको बनाया गया, कैसे कलेक्ट किया, कैसे प्रिजर्व किया, कैसे उसको प्रिपेयर किया, कैसे लेबलिंग की, कैसे प्रूविंग करी। सो ये सारी चीजें फार्माकोग्नोसी में आता है। तो किसी भी होम्योपैथिक ड्रग्स की आइडेंटिफिकेशन, द नॉमेनक्लेचर, द सोर्स, द पार्ट, द मेथड ऑफ कलेक्शन एंड द प्रिपरेशन, दीज आर द मेजर एस्पेक्ट। तो ये हमारे बच्चों को एट द एंड ऑफ BHMS फर्स्ट ईयर दे शुड नो एंड दे हैव टू वर्क इन दैट डायरेक्शन। तीसरा, टू प्रिपेयर द होम्योपैथिक मेडिसिन। हमें होम्योपैथिक मेडिसिन बनाना है अलग अलग स्केल्स में, जैसे डेसिमल, सेंटीसिमल, 50 मिलीसिमल, और पोटेंटाइजेशन विथ द प्रॉपर लेबोरेटरी मेथड। ये लास्ट वाला जो वर्ड है ना, ये काफी जरूरी है, अ प्रॉपर लेबोरेटरी प्रोसीजर, है ना। जनरली व्हेन वी आर नॉट लाइक व्हाट वी कैन से प्रैक्टिसेस, लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस इन अ like hygienic condition or in a as per the laboratory or the ethics, the rules and regulations, so somewhere the drug preparation is not maybe a more qualitative aspect। तो ये चीजें हमें लेबोरेटरी प्रोसीजर में ध्यान रखने वाली चीज है। तो ये हमारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, क्योंकि जब वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन में कोई अपना पेटेंट या प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से उनको मेजर्स या प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना है दवाई बनाते समय, सो दैट दे कैन गो इन अ पॉजिटिव वे। इसके अलावा डिस्क्राइब द फार्माकोलॉजी of the homeopathic drugs with the different action, sphere of action, pharmacological action in the integration of homeopathic materia medica, anatomy, physiology। इसका एक सिंपल सा मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे अगर हाई ग्रेड फीवर है, पेशेंट का चेहरा एकदम लाल हो गया है, कंजेस्टेड है, पल्स रैपिड है,
ठीक है, थ्रॉबिंग सेंसेशन है, तो हम जब बेलेडोना उसको दवाई दे रहे हैं, तो बेलेडोना का एक्टिव प्रिंसिपल क्या है पहले तो ये जानो। जैसे बेलेडोना द एक्टिव प्रिंसिपल इज एट्रोपिन और बेलेडिन। ओके, नाउ हाउ दिस एक्टिव प्रिंसिपल इज गोइंग टू एक्ट। जैसे हम क्रोसिन लिए, तो क्रोसिन से बुखार कैसे उतरा, तो दैट इज फार्माकोलॉजिकल एक्शन, द एक्शन ऑफ ड्रग और द मेडिसिन। कहाँ पे जाके उसने किस सेल को टारगेट किया, किस रिसेप्टर से जाके जुड़ा, और उसने आगे जाके कैसे अपने एक्शन को शो किया। ठीक है, सिस्टमिक ग्राउंड की बात कर रहे हैं हम ये। ठीक है, डायनेमिक लेवल पे इट इज वेल एक्सप्लेन्ड इन द ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द फार्मेसी, सो यू हैव टू गो इन अ डीपर सेंस रिगार्डिंग विद द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। जैसे सीएनएस में हमारी कई सारी स्पेसिफिक मेडिसिन है, नक्स वोमिका, हेलिबोरस, हायोसाइमस, एकोनाइट, बेलाडोना। सीवीएस में हमारी वेजिटेबल और प्लांट ग्रुप की जो मेडिसिन है, जैसे पल्सेटिला हो गई, एलो हो गया, थूजा हो गया। ठीक है, तो ये सारी मेडिसिन आ जाती है। तो अलग अलग सिस्टमिक ग्राउंड पे क्या क्या मेडिसिन का एक्शन है, तो मटेरिया मेडिका में हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे उसके सारे, क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या क्या साइन डेवलप हो रहा है। एनाटॉमी किस विसरा या पर्टिकुलर सिस्टम पे काम कर रही है, और फिजियोलॉजिकली कि उसने किस तरीके से हमारे नॉर्मल फंक्शन को डेविएट किया है। तो ये पूरा नॉलेज जो है हमारे कोर्स आउटकम में इन्वॉल्व होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि रिलेटेड टू द मेथोडोलॉजी ऑफ प्रूविंग द ड्रग, अभी भी हमारे इसमें आप देखेंगे कि जब हम पीजी स्टूडेंट को, जब हम गाइडशिप की बात करते हैं या जब हम उनको डेजर्टेशन देते हैं, तो बहुत कम स्टूडेंट्स है जो कि ड्रग प्रूविंग टाइटल पे या उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपना रिसर्च ओरिएंटेशन बनाते हैं। तो होम्योपैथिक ड्रग प्रूविंग को ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन, बिकॉज ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन इज अवर लाइक बेस, अ सॉइल ऑफ होम्योपैथी, जिसमें सारे बीज और प्लांट्स उगेंगे। तो उसको कैसे कोरिलेट करना है, वो हमारा होम्योपैथिक ड्रग प्रूविंग जो है वो सही तरीके से हमारी होनी चाहिए। क्या क्या लॉज है, लाइक प्री प्रूविंग प्रोटोकॉल में कौन कौन से डायरेक्शन है, प्रूविंग प्रोटोकॉल में कौन कौन से डायरेक्शन है, और पोस्ट प्रूविंग प्रोटोकॉल में कौन कौन से डायरेक्शन। तो ये सारी चीजें हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, अभी ड्रग प्रूविंग की बात हुई है तो मैं ये बोलना चाहूंगा, जैसे आज भी हम लोग जो है हमारे कॉलेज में व्हेन वी टॉक अबाउट एनिमल स्टडी एंड इन विट्रो स्टडी, द प्री क्लिनिकल स्टडी, तो हम इस बारे में काफी चर्चा या काफी अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करते हैं। तो कहने की बात यह है कि जैसे अधिकतर ये मानते हैं कि हमारी तो प्रूविंग हेल्दी ह्यूमन या हेल्दी प्रूवर्स पे होती है, तो हम एनिमल की क्यों बात करें, हम इन विट्रो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स की क्यों बात करें। नो, when we develop the complete holistic picture of the drug, तो it always started from phase 0। तो phase 0 है आपका प्री क्लिनिकल स्टडी, phase 1 है आपका क्लिनिकल स्टडी। तो उस तरीके से आपको प्रूविंग एनिमल पे भी देखना है, उसकी टॉक्सिसिटी एनालिसिस करना है, इन विट्रो में सेल लाइन पे देखना है कि क्या क्या सेल्यूलर लेवल पे चेंजेस हुए, और वाइल प्रूविंग क्या क्या सिम्टम्स या किस तरीके से एनालिसिस करना है, और उसके बाद कैसे उसको पब्लिश करना है। उसके बाद अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथिक पोसोलॉजी। हमारे हेल्थ केयर सिस्टम जैसे ओपीडी और आईपीडी में पोसोलॉजी इज अ डोजेज ऑफ ड्रग, तो डॉक्ट्राइन ऑफ डोजेज इसको बोला जाता है। तो वो ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन हो, मटीरिया मेडिका से कैसे कोरिलेट है। जैसे अगर नोजोड है, तो नोजोड हम कभी भी लो ट्राइचुरेशन में नहीं देते, हम उसको हायर पोटेंसी में देते और फ्रीक्वेंट रिपीटेशन नहीं करते, लाइक ट्यूबरकुलिनम, बेसिलिनम, सो दीज आर द नोजोड। तो ये हमें डोजेस के बारे में भी पता होना चाहिए। आपकी मेडिसिन करेक्ट है, सिमिलिमम है, पर डोज नहीं सही है तो आगे क्योर नहीं होगा। इसके अलावा द मेथड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन टू जेन्युइन एंड द स्पेसिफिक सिमिलिमम मेडिसिन। तो स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करना है, कौन कौन सी मेथड है। क्रोमेटोग्राफी, जैसे हमने पहले के भी सेशन में क्रोमेटोग्राफी, यूवी और एफटीआईआर के बारे में बात किया। तो क्वालिटेटिव कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आएंगे, क्वांटिटेटिव कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आएंगे, ये हमारे मेजर स्टैंडर्डाइजेशन का पार्ट आ जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि मेजर प्रिंसिपल ऑफ फार्माकोनॉमी
और डिस्पेंसिंग और प्रिजर्वेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स थे? फार्माकोनॉमी यानी कि इसका मतलब हो गया कि आपको वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। डिस्पेंसिंग यानी कौन कौन से वेरियस रूट्स है जिससे आप डिस्पेंसिंग करते हो। और प्रिजर्वेशन यानी आपने अपनी दवाई को कैसे प्रिजर्व किया। तो ये सभी आपके जो है प्रिंसिपल्स जो है आपके स्टूडेंट्स को, आपके रिसर्च स्कॉलर्स को डेप्थ में और गहराई में पता होना चाहिए। इसके अलावा प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, आइडियल प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग। डॉक्टर सूरज, हेलो, शायद डिस्कनेक्ट हो गया उनका। डॉक्टर सूरज, सर से हम बात करते हैं फोन करके। हाँ जी, हाँ जी। जी। अनंत, जल्दी से हिस्ट्री का याद करके लिखना शुरू कर। तो इसका याद करके हिस्ट्री का लिखो। हैं? कौन सी चप्पल चाहिए? ग्रीन वाली? हाँ बेटा, और कौन सी थी? देखो इसके पीछे। किसके पीछे है? ओके सर, आवाज आएगी मेरी? हेलो, हाँ जी सर, डॉक्टर सूरज आवाज आ रही है, हाँ जी। ओके ओके, सॉरी मैडम, ऐसा नेट का इश्यू हो गया था। हाँ जी, हाँ जी, कोई नहीं। हाँ, आई विल अगेन शेयर द पीपीटी। ओके मैडम, अभी आपको दिख रहा है सभी को? मैडम, अभी स्लाइड नहीं दिख रही विजिबल है है? डॉक्टर सूरज, अभी नहीं विजिबल है। अब हो गई कि मैम विजिबल? दोबारा शेयर करिए डॉक्टर सूरज, हाँ जी। देखिए मैम, नहीं, मेरे अभी इसमें भी तो विजिबल नहीं विजिबल है। आ रहा है मैम। हाँ जी। अब आया मैम? हाँ हाँ, नहीं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है शायद। हाँ मैम, वो थोड़ा सा नेट का इश्यू हो रहा है मैम। हाँ जी। हाँ, एक मिनट मैम। कोई नहीं, आप अगर अभी आप मैम देखिए। स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना जो वो है उसको वैसे ही कंटिन्यू रख सकते हैं। ओके मैम, हाँ अगेन मैं जी। ट्राई करता हूँ मैम। हाँ, बीच में आप ट्राई करते रहिएगा, लेकिन आप अपना कंटिन्यू रखिए सेशन। ओके जो भी मैम, आप टॉपिक पे तो जैसे बात कर अभी रहे हैं उसको हमने बताइए। हम्म। तो डिस्कनेक्ट हो गया है शायद डॉक्टर सूरज का। आपके साइड में ही है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे 10-12, ये सारे पॉइंट्स हमारे होम्योपैथिक फार्मेसी में एडवांसमेंट लाते हैं और आगे इसको और ज्यादा जो है शार्पन और उसका मॉड्यूलेशन करेंगे, ताकि हम हमारे होम्योपैथिक फार्मेसी को स्पेसिफिक, अगर हम इस सब्जेक्ट की बात करें, तो उसको आगे जो है ले जाने के लिए और उसको किस तरीके से राइट प्रोपोगेशन देना है और किस तरीके से उसका यूनियन करना है, तो ये हमारे लिए एक राइट प्रैक्टिसेस होगी। सो these आर ऑल द जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन which are made by the NCA for our new curriculum, and these are applied for the our this new basis. So whenever we start this curriculum,
तरीके से हम जो है इसको, आज का जो हमारे टॉपिक है, तो इसको हम इस तरीके से जो है इसको एंड करते हैं कि कौन कौन से मेजर पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस इन डिटेल कि जो जो हमने एक एक पॉइंट्स देखे हैं, चाहे वो प्रोग्राम आउटकम है या कोर्स आउटकम है, उसमें हमें कैसे उसको डिटेल में ले जाना है और कैसे उसके बारे में हमें डिस्कस करना है, उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स दिए गए हैं। क्योंकि ये बहुत लंबा एक टॉपिक है, इसकी एक पूरी एक आप बुकलेट बोल सकते हो, तो उसके कई सारे ऐसे इश्यूज या कई सारे व्हाट वी कैन से द बेसिक फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स है जो हमारे कोर्स और करिकुलम में, हमारे एकेडमिक पार्ट में इसको जोड़ा गया है। तो बाय दिस क्वेश्चन मैडम। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल पैरामीटर्स के बारे में देखेंगे इसके। तो आई विल जस्ट फिनिश दिस एट दिस मोमेंट। हेलो मैम। हेलो। सर आपका टॉपिक खत्म हो गया, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, 25 मिनट आधा, लगभग। हाँ जी, आधे घंटे का टाइम और है डॉक्टर सूरज। एक्चुअली मैम ये बार बार नेट का थोड़ा सा इश्यू हो रहा है मोबाइल में, शायद वो उसका लिमिट जो है वो बढ़ गया है अभी, आउट ऑफ लिमिट चला गया है, तो दैट्स व्हाई इट इज लाइक अनस्टेबल हाँ नहीं, इंटरनेट वो कोई कनेक्ट। बात नहीं, मैं ये कह रही हूँ आपके सेशन, आप कह रहे हो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। अभी हमारे पास आधा घंटा है, तो अगर आप अभी और आगे इस टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहते हैं या कुछ पॉइंट्स एलैबोरेट करना चाहते हैं तो उसको आप कर सकते हैं। ओके मैम। हाँ जी। तो जैसे पहला मैंने आपको बोला कि ये सारे हमारे जितने भी कोर्स आउटकम और प्रोग्राम आउटकम की हमने बात करी होम्योपैथिक फार्मेसी के मॉड्यूलेशन के लिए। हम्म। नेटवर्क एरर बहुत ज्यादा है, बीच में डिस्कनेक्ट बहुत हो रहा है। हेलो। हेलो, हाँ जी डॉक्टर सूरज, आप कंटिन्यू करते रहिए, बीच में आपकी बात चली जाती है। हाँ मैम, तो बेसिकली इसमें पहली चीज ये है कि अगर आपको ड्रग प्रूविंग करना है, तो ड्रग प्रूविंग में जो हमारे पुराने गाइडलाइन और जो न्यू गाइडलाइंस आई है, हाँ जी। तो हमें सबसे पहले उसको ध्यान रखना है। क्योंकि जो हम ड्रग के आविष्कार या डिस्कवरी की बात करते हैं, तो द प्रूविंग इज द मेजर एस्पेक्ट। तो मॉडिफिकेशन अगर करना है या कुछ नयापन लाना है या एविडेंस बेस बनाना है, तो हमारा ड्रग प्रूविंग सिस्टम शुड बी द मेजर पार्ट। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो न्यू गाइडलाइंस है, तो उसके तहत अगर आप सीसीआरएच की बात करोगे, सो व्हेन वी टॉक अबाउट ड्रग प्रूविंग, तो पहला है कि आपका आरसीटी होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। सीरियस हो जा प्लीज, इधर आ जा तू। आ रहा है ऐसे सुसु कर कर आता हूँ। तेरी शक्ल से ही पता चलता है कि सीरियस नहीं है। इधर आ। इसके अलावा जो मेजर एस्पेक्ट है आपका, वो ये है कि आपको जो भी प्रूविंग करना है, वो आपको आरसीटी के बाद डबल ब्लाइंड करना है। डबल ब्लाइंड प्रूविंग जो है आपकी, वो आपके बायस जो बोलते हैं हम उसको प्रिवेंट करती है। हेलो, इज इट ऑडिबल मैम?
डॉक्टर सूरज, हाँ जी, कंटिन्यू करिए, बीच में बहुत ओके ज्यादा एरर आ रहा है, आप ओके बोलते रहिए, हाँ जी। ओके मैम। और इसके अलावा आपको आरसीटी के बाद डबल ब्लाइंड करना है। डबल ब्लाइंड के बाद आपको जो है ये ध्यान रखना है कि आपको पैरेलल डिजाइन को चूज करना है। पैरेलल डिजाइन का मतलब होता है कि आपका एक तरफ मेडिसिनल ग्रुप रहेगा और एक तरफ आपका कंट्रोल ग्रुप रहेगा। फिर इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो मेडिसिन लोगे तो उसका जनरल जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको हम फार्माकोनॉमी बोलते हैं, वो आपका ओरल रूट होना चाहिए। इंट्राडर्मल या सबक्यूटेनियस या ऑल्फैक्टरी रूट, ये हमें इसमें ड्रग प्रूविंग में न्यू गाइडलाइन में इसको इन्वॉल्व नहीं किया गया है। इसके अलावा जो भी आप ड्रग प्रूविंग कि आपकी ये जो प्रूविंग हो रही है तो ये प्रॉपर डायरेक्शन में जाए। इसमें आप हर ज्योग्राफिकल और हर एरिया और जितने भी ऑल एज ग्रुप, बोथ द सेक्सेस एंड ऑल द बेसिक पैरामीटर, इन सभी को आपको लेके ड्रग प्रूविंग को कंप्लीट करना है। तो जब आपका ड्रग प्रूविंग का बेस स्ट्रांग रहेगा, then you will be conclude or you will be able to generalize your conclusion or the result in the mass or in the community. Otherwise it is just like a bias. तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो अगर आप बेसिक चीजों की बात करोगे तो ड्रग प्रूविंग में अगर हम फेजेस या अगर हम प्री क्लिनिकल या क्लिनिकल की बात करें तो प्री क्लिनिकल जो स्टडी है उसको प्री क्लिनिकल स्टडी बोलते हैं, जिसमें हम इन विट्रो या इन वाइवो एनिमल्स पे या माइक्रोब्स पे टेस्टिंग करते हैं। और फेज वन जो है आपका, वो आपका क्लिनिकल पार्ट होता है, जिसमें आप क्लिनिकली वेरीफाई करते हो पेशेंट के, या सिम्टम्स बोलो, एनालिसिस ऑफ साइंस बोलो उसके, या पैथोलॉजिकल जनरल्स बोलो, या मेंटल सिम्टम्स को, कि ड्रग ने किस तरीके से अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन को शो किया। दूसरी चीज रहती है कि आपने को प्री क्लिनिकल के बाद क्लिनिकल हो गया आपका, तो क्लिनिकल में भी आपके फेज 1 2 3 4 चार फेज है। तो पहले तो आपने एक्शन को देखा, सेकेंड फेज में आपको डोजेस देख। आपको फेज जो 2 है उसमें डोजेस हो गया आपका, फेज 1 में एक्शन हो गया ड्रग का, फेज 3 में आप सेफ्टी और एफिकेसी देखोगे कि उसका कोई एडीआर तो नहीं आ रहा है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। और फिर फेज 4 में आप देखोगे कि उसका फार्माको विजिलेंस, या फिर हम बोलते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, हमें उसकी तरफ ध्यान देना है। तो ये सारे क्लिनिकल फेजेस हो गए। तो ये आपको जो न्यू गाइडलाइन में आप अगर देखोगे या फिर अगर आप डिस्कवरी की बात करते हो, तो आपको ड्रग प्रूविंग का जो आपका पैरामीटर है, इट शुड बी लाइक एडवांस, इट शुड नॉट लाइक फॉलो द प्रीवियस और द ओल्ड सिस्टम। और उसके बाद फिर आपका आएगा कि आपने फिर पब्लिकेशन भी करना है आपको। तो पब्लिकेशन इज द मेजर एस्पेक्ट
whenever we do not follow this publication of our research work or the research activity, तो वो हमारा मॉड्यूलेशन या एडवांसमेंट में नहीं आएगा। अगर पब्लिकेशन नहीं किया तो वो रिसर्च जो है या जो हमारी पैथी है होम्योपैथी, उसको हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस नहीं बना पाएंगे। तो जितने भी ज्यादा रिसर्चेस है, जितने भी ज्यादा रिसर्च एक्टिविटी है, उसे हमें एडवांस करना है। तो ये जो हमारा फर्स्ट प्रोटोकॉल हो गया ड्रग प्रूविंग विद द न्यू गाइडलाइन विद द रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल विद, आई गेस वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो जिस तरह से हमने इस सेशन में जाना कि किस तरह से हम मॉडर्न फार्मेसी की तरह, हम मॉडर्न ड्रग प्रूविंग की तरह होम्योपैथिक ड्रग प्रूविंग भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। जो पुराना कन्वेंशनल अप्रोच है उसको छोड़ के नई जो गाइडलाइंस है, जिसमें जैसे कि डॉक्टर सूरज ने बताया विद ओरल रूट से ही हम मेडिसिन पेशेंट को देंगे, या फिर हम सिर्फ कोई भी और अदर रूट से मेडिसिन नहीं देंगे, और मेडिसिन की जो एफिकेसी है वो उस तरह से, जैसे जैसे कि उन्होंने पिछले एक सेशन में बताया था कि एनिमल्स की बजाय हम ह्यूमंस पे ट्रायल करेंगे, जिसके साथ साथ जो हमारा आगे जाके जो है एक तरह का नया होम्योपैथिक फार्माकोपिया जनरेट हो सकता है, जिसमें ड्रग प्रूविंग्स, लाइव ड्रग प्रूविंग्स हमारी इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो ये एक तरह की नई और इनोवेटिव अप्रोच है होम्योपैथी में। और मुझे खेद है कि नेटवर्किंग एरर की वजह से काफ़ी चीज़ें हमें सुनने को नहीं मिली। लेकिन आगे भी हमारा एक और सेशन होगा, जैसे कि डॉक्टर सूरज ने बताया, जिसमें वो डिटेल एक्सप्लेनेशन इसकी देंगे और हमारे को नई गाइडलाइंस के बारे में भी जानने को मिलेगा। अ, और किसी का कोई और इनपुट या क्वेश्चन है अगर फार्मेसी या कुछ उसको लेके, तो वो बिल्कुल दे सकता है। अभी हमारे पास 10-15 मिनट बचे हैं। यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी कि होम्योपैथिक फार्मेसी जो है एक थोड़ा-सा डिफरेंट सब्जेक्ट हो जाता है होम्योपैथी में, जिसकी हमारे को एज़ अ जनरल नॉलेज इतनी वो नहीं होती, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमारे को इसका पोटेंटाइज़ेशन और टाइट्रेशन के ऊपर हमारे को दी जाती है। उसके आगे एज़ अ होम्योपैथी डॉक्टर हम फार्मेसी में इतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन जिस तरह की गाइडलाइंस और अब जो सीसीएच और ये जिस तरह की एनसीएच में हो रही हैं, उससे हमें एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है होम्योपैथिक मेडिसिन्स को प्रिपेयर करने का भी, और उनको आगे ड्रग प्रूविंग करने के लिए भी। तो ये एक तरह की नई अप्रोच होगी। और इसमें मेडिसिन्स का एक नया रूप निकल के आएगा, जिसे हम नैनो टेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या बायो मॉलिक्यूलर साइंस कहते हैं। उससे भी हम आगे चल के ये प्रूफ कर सकते हैं कि होम्योपैथी किस तरह से फिजिकल लेवल पे भी काम कर रही है, जो कि हम सिर्फ रिटर्न उसमें क्लिनिकल एक्सपीरियंस के ऊपर है। आज की डेट में तो रिसर्च वर्क बहुत हो रहा है, तो फार्मेसी एक तरह की विंडो ओपन कर सकती है रिसर्च एरिया में, जैसे कि डॉक्टर सूरज ने भी कहा कि नई नई ड्रग प्रूविंग्स और नई तरीके की अप्रोच से, तो वो चीज भी हेल्प कर सकती है। सानी सर आई गेस है नहीं, और कोई अपने इनपुट देना चाहता है किसी मेडिसिन के बारे में तो प्लीज दे सकता है। मैडम आप ही कुछ बोलिए। डॉक्टर धनेश कुछ इनपुट देना चाहेंगे फार्मेसी के ऊपर? हिंदी हिंदी बोलना ओके, बेहतर डॉक्टर धनेश मुश्किल है। या हाँ जी, मुश्किल है। हिंदी लेकिन इस पे कुछ और, हाँ, मेडिसिन के ऊपर हम कुछ और इनपुट देना चाहते हैं, तो और कोई भी दे सकता है इनपुट। एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया है डॉक्टर सूरज का, नहीं तो वो भी हमारे को कुछ और आगे इनपुट्स दे सकते थे फार्मेसी के ऊपर। अच्छा Yes. जो मेडिसिन की जो जिस तरह से हम ये कहते हैं कि होम्योपैथिक एक तरीके से एनर्जी लेवल पे काम करता है, तो हम होम्योपैथिक फार्मेसी से ये जरूर प्रूव कर सकते हैं कि वो बायो, जैसे मैंने बोला कि बायोकेमिकल लेवल पे कह सकता है कि मॉलिक्यूलर चेंज, क्या क्या मॉलिक्यूलर चेंज आता है मेडिसिन में जब वो बॉडी के अंदर जाते हैं। जैसे कि एलोपैथिक, उसमें हमारा ड्रग्स का एक स्पेसिफिक रूट होता है कि ये ड्रग जब स्टमक में गई, फिर लिवर में मेटाबोलाइज हुई, और उस तरह से
आगे जाके किडनी में मेटाबोलाइज होती है और सिस्टम में कैसे एसिमिलेट होती है। तो ये हमारा एलोपैथिक फार्मेसी हमारे को ये हेल्प करता है किस तरह से जो ड्रग का जो रूट है, जो मेटाबॉलिक रूट है, वो हमें पता चलता है। तो होम्योपैथिक फार्मेसी में भी अगर जिस तरह की गाइडलाइंस डॉक्टर सूरज ने बताई वो हम इनकलकेट करते हैं, तो आई होप वो भी हमारे को होम्योपैथिक मेडिसिन का मेटाबॉलिक रूट बताएगा, क्योंकि हमें एग्जैक्टली कई बार डॉक्टर को ही नहीं पता होता, पेशेंट भी हमसे आके पूछते हैं कि किस तरह से काम कर रही है मेडिसिन। तो आप उनको भी एक्सप्लेनेशन देने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन किस तरह से सिमुलेट हो रही है, कौन से रूट से हो रही है, क्योंकि एज पर डॉक्टर जो कहते हैं कि नर्व्स के थ्रू जो सेंटिएंट फैकल्टी ऑफ नर्व्स जो कि हमारे टंग में होता है, हमारे स्टमक में होता है, जो और हमारे बाकी ऑर्गन्स में होता है, उसके थ्रू ड्रग एसिमुलेट होती है। पर फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो ये फार्मेसी जो है हमारे को मेटाबॉलिक रूट भी समझने के लिए हेल्प कर सकती है मेडिसिन का। मेडिसिन किस तरह से सिस्टम में अब्सॉर्ब हो रही है, कौन से लेवल पे आके वो कौन से हार्मोनल रूट पे या एंजाइमेटिक रूट पे काम कर रही है, किस तरह से वो जिसे कहते हैं हम आयंस का आदान प्रदान होता है, जो सेलुलर लेवल पे किस तरह से मेडिसिन जो है वो सेलुलर लेवल पे चेंजेस ला रही हैं। ये सब जो चीजें हैं वो फार्मेसी हमारा जो है वो हमें हेल्प कर सकती है आगे के फ्यूचर में मेडिसिन का मेटाबॉलिक रूट बताने के लिए। और उससे हम फिर जिस तरह से मैंने बताया कि मेडिसिन को उस लेवल पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और आगे के स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स के लिए भी एक वरदान होगा कि किस तरह से हम पेशेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे मेडिसिन एग्जैक्टली काम कर रही है, किस लेवल पे काम कर रही है और कितने दिन में जाके उसको आराम आएगा। तो ये भी एक तरह का इनोवेशन होगा फार्मेसी के थ्रू होम्योपैथी में। डॉक्टर सूरज, आप सुन सकते हैं मैं? हाँ, यस सूरज सर ज्वाइन किए हुए हैं जी। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो मैं मैम। आप ही का वर्जन एक्सप्लेन कर रही थी कि यस मैम। कैसे फार्मेसी जो है मेटाबॉलिक रूट मेडिसिन का एक्सप्लेन कर सकता है। ओके मैम। हाँ जी, तो मैं उसी के ओके ऊपर थोड़ा टॉक दे रही थी। हाँ जी, आप इस पे ओके और मैम। कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज डॉक्टर यस मैम। सूरज। बेसिकली मैम, जैसे आज हमने देखा कि क्या क्या हम्म, जनरल गाइडलाइन थी, और फिर उसके अलावा ड्रग प्रूविंग को किस तरीके से हमें मॉड्यूलेशन या उसके एडवांस स्टेज पे आना है। हाँ तो जी, उसी तरीके से आगे अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें जब हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं या क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी मैनेजमेंट या क्वालिटी असेसमेंट की बात करें, तो उसमें दो मेन एस्पेक्ट होते हैं मैम। पहला एस्पेक्ट होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो जी, क्वालिटेटिव एनालिसिस पैरामीटर के लिए और क्वांटिटेटिव एनालिसिस पैरामीटर के लिए हमारे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है वो कौन कौन से इक्विपमेंट्स या कौन कौन से टूल्स को यूज कर रही है। तो यहाँ पे भी आपका रीसेंट एडवांसमेंट आएगा, क्योंकि जब हम बीएचएमएस के फर्स्ट ईयर के बच्चों को जब हम ये चैप्टर पढ़ाते हैं कि व्हाट आर द रीसेंट एडवांसमेंट इन द होम्योपैथिक फार्मेसी, तो उसमें ये पार्ट या ये पैरामीटर भी इन्वॉल्व है कि हमारी जो मशीनरी या हमारे जो इक्विपमेंट्स या लेबोरेटरी प्रोसीजर्स है उसमें क्या क्या हम लोग चेंज लाए हैं। तो जी, आपका अगर इंस्टीट्यूशन बोलो या आपका कॉलेज लेवल पे बात करो या यूनिवर्सिटीज है तो या इंडस्ट्रीज है, उन सभी जगह जो है लेबोरेटरी प्रोसीजर या जो लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस है या जिस तरीके से क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव ड्रग को मेजर किया जाता है, उसके अल्कलॉइडल प्रॉपर्टी को, उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को, उसके सेग्रीगेशन को, कौन कौन से उसमें कंपोनेंट्स या कौन कौन से उसमें कंपाउंड्स पाए गए हैं। तो ये पूरा जो है मेजर आपका जो है आपका फार्मेसी या आप फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिसेस बोल सकते हो इसको। तो ये हमारे लिए काफी एडवांसमेंट ला सकता है और हमारे लिए काफी बड़ा एक चैलेंज होगा मैम। हाँ क्योंकि जी, जनरली पहले जो हमारी, जैसे आपने देखा होगा, आवर मेडिसिन आर डायनेमिक एंड इट इज लाइक वेरी हाँ, हायर डाइल्यूटेड। इट यस, इज हैविंग नो कंसंट्रेशन एक्सेप्ट द मदर टिंचर। यस, तो यहाँ पर आपको कौन से इक्विपमेंट्स यूज करना है, जैसे आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इट इज डिस्कवर्ड एंड फाउंडेड बाय डॉक्टर सीवी रमन। हाँ तो जी, डॉक्टर सीवी रमन जो है, जो इसके फाउंडर है, तो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के, कि हम कैसे मोनोक्रोमेटिक लाइट के थ्रू उसके कंपाउंड्स को, उसको उसके स्प्लिट कर सकते, अल्कलॉइड्स हाँ, को या हाँ, उसके एक्टिव प्रिंसिपल्स को
या फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई या उसको क्वांटिफाई या क्वालिफाई कर सके। तो ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा अचीवमेंट या सबसे बड़ा गोल रहेगा इसमें वाइल डूइंग द एडवांसमेंट। और दूसरी चीज ये है मैडम कि जब हम बात करते हैं यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस की, तो ये बहुत बेसिक है। मतलब इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि इसमें कोई बहुत बड़ा एडवांसमेंट या रिसेंट एडवांसमेंट हुआ है, बट हम ये बोल सकते हैं कि द मेथोडोलॉजी विच आर गोइंग टू यूज्ड इन द क्रोमेटोग्राफी, the segregation of pigments, and while doing the UV spectrophotometric analysis, so this will give you a new idea about the drug collection, about the analysis, about the standardization and about the basic phytoconstituent। तो इसलिए आपको ये जो 3-4 चीजें हैं, ड्रग प्रूविंग हो गया, आपका क्वालिटी असेसमेंट हो गया, आपका वेरियस मेथोडोलॉजी हो गई स्टैंडर्डाइजेशन की, तो ये आपका मेजर और ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जिससे आप अपने होम्योपैथिक फार्मेसी को, नॉट ओनली द होम्योपैथिक फार्मेसी, फॉर एनी फार्मेसी, आइदर इट इज आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, सो यू कैन मेक यूरोपैथी एज अ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। क्योंकि अगर आपने अपनी ड्रग का क्वांटिफाई नहीं किया या आपने अपनी ड्रग का क्वालिफिकेशन नहीं किया, तो आप उसके एक्शन की तरफ जो है नहीं जा पाओगे कि किस एल्कलॉइड का कौन सा एक्शन किस सिस्टम पे किस डोज में आ रहा है। इसलिए मैंने आपको एनिमल प्रूविंग का बोला है, क्योंकि जो डोज है आपका वो आपका स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में आना चाहिए। तो ये इसके लिए हम एनिमल प्रूविंग करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस इन डिटेल, ईच पॉइंट शुड बी एक्सप्लेन इन डिटेल कि हमें किस तरीके से उसको मेजर या किस तरीके से उसका असेसमेंट क्राइटेरिया देखना है। और जब हम एक एक पैरामीटर का असेसमेंट क्राइटेरिया देखेंगे एज पर दिस न्यू करिकुलम, देन वी विल नो अबाउट द न्यू CBDC और व्हाट वी कैन से द न्यू गाइडलाइंस एंड द एथिक्स फॉर दिस एडवांसमेंट। मैं वही आपके पीछे से ये डिस्कशन कर रही थी कि हमें मेटाबॉलिक रूट भी जैसे कि मेडिसिन का नहीं पता होता। जैसे कि होम्योपैथ एलोपैथिक मेडिसिन होती है, वो हम बताते हैं कि लिवर में मेटाबोलाइज हो रही है या किडनी में मेटाबोलाइज हो रही है, कौन से लेवल पे जाके वो सेलुलर लेवल पे एक्शन कर रही है। तो ये सब चीजें Yes, ma'am. एलोपैथी में बहुत एडवांस्ड है, और होम्योपैथी में एक तरीके से वेग कॉन्सेप्ट आ जाता है जब हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। ऑब्वियसली Yes, सर्च ma'am. पर काफी हो रहा है, तो वो डॉक्टर्स भी जैसे कि हम पेशेंट को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, खुद हमें समझ में आता है कि एग्जैक्टली ड्रग किस तरह से एक्ट कर रही है। तो Yes, फार्मेसी ma'am. के ऑब्वियसली जब कंपोनेंट्स डाइवर्सिफाई हो जाएंगे तो इस चीज में काफी हेल्प मिलेगी, और मेटाबॉलिक रूट भी हमें पता चल जाएगा Yes, ma'am. मेडिसिन का। तो ऑब्वियसली ये नई गाइडलाइंस एक तरीके से गेम चेंजर होगा होम्योपैथी के लिए। और आप लोग जो वर्क कर रहे हैं ऑब्वियसली ये सराहनीय है, और आगे होम्योपैथी को लेके जा रहा है। तो बहुत ही सराहनीय काम है ये, जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं। और फार्मेसी को एज अ जिसे कहते हैं ना ब्रॉड सब्जेक्ट होना चाहिए। हम फर्स्ट ईयर में जरूर पढ़ते हैं टाइट्रेशन और सकशन, और उस लेवल पे आके हम लोग, जितना मैंने अपने BHMS टाइम में पढ़ा था, लेकिन अब आगे के स्टूडेंट्स के लिए ऑब्वियसली टू कम्पीट, मतलब जो अगर हमें एलोपैथिक के साथ कंपटीशन करना है तो ऑब्वियसली हमें अपनी साइंस को भी उसी लेवल पे एक्सप्लेनेशन बेस्ड बनाना होगा। तो उसमें Yes, ये ma'am. फार्मेसी के ऑब्वियसली नई गाइडेंस जरूर हेल्प करेंगी। तो आपका सेशन काफी अच्छा था। थोड़ा वही नेटवर्किंग एरर की वजह से हाफ इंफॉर्मेशन हो पाई, तो आई होप कि अगली बार ये प्रॉब्लम नहीं होगी और हम और Yes, अच्छे ma'am. से इस टॉपिक पे आपको सुन पाएंगे। Yes, ma'am. हाँ जी। और किसी का अगर क्वेश्चन है डॉक्टर सूरज से तो वो पूछ सकता है। बस 2 मिनट रह गए हैं हमारे हिंदी सेशन का कंप्लीट होने के लिए। अभी कोई डॉक्टर सूरज, अभी तो कोई स्पेसिफिक या कोई वैसी जिसे हम कहते हैं रफ कॉपी तो नहीं आई है इन गाइडलाइंस की जो अवेलेबल हो डॉक्टर्स की रीडिंग के लिए? मैम जनरली अभी हम जब फार्माकोपिया की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें अलग अलग सेक्शंस और मोनोग्राफ्स हैं। तो ओके। वो तो अभी हम उसको एकदम रीसेंट एडवांसमेंट में नहीं ले सकते, बट हाँ ये आप जरूर बोल सकते हैं कि व्हेन वी कंपेयर योर फार्मेसी विद द मॉडर्न फार्मेसी, तो ये जो एक वर्ड आया है जो CBDC में और हमारे न्यू करिकुलम में है, दैट इज इंटीग्रेशन। तो ओके। इंटीग्रेट जब आप उसको दोनों को कनेक्ट करके जब आप आगे उसको प्रपोगेट करोगे, देन यू विल सी द डिफरेंसेस। जैसे ऑइंटमेंट होम्योपैथी में भी बनता है, ऑइंटमेंट एलोपैथी में भी बनता है और आयुर्वेदा में भी बनता है।
तो तीनों की जो प्रैक्टिसेस है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बायफर्गेट होती है। जैसे हमारा ड्रग व्हीकल रेशियो अलग है, एलोपैथी में ड्रग व्हीकल रेशियो का प्रोपोगेशन अलग है, और आयुर्वेदा में अलग है, और यूनानी सभी जगह अलग अलग थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन है। तो ये जो ड्रग व्हीकल रेशियो है, इट इज द मेजर एस्पेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप जैसे डिफाइन करोगे अलग अलग रेशियो को, जैसे नॉट ओनली 1:9 और 1:99, 1:1, 1:2, 1:3, 4 अप टू 1:9। तो अलग अलग रेशियो में यू कैन कंपेयर द एक्शन, you can compare the concentration, you can compare the what we can say the doses, you can compare their pathogenicity। तो ये अलग अलग जो चीजें हैं, हमारे जो नई करिकुलम या जो न्यू गाइडलाइंस है, इसमें इन चीजों को भी लाना अपने लिए काफी इम्पोर्टेंट है, कि हम सिर्फ एक कंपोनेंट या सिर्फ एक रेशियो को ना लेके चले, जो कि हम अभी तक लेके जा रहे हैं। तो इससे एक चैलेंज मिल सकता है कि अदर रेशियो में हमें क्या न्यू एडवांसमेंट देखने को मिल रहा है। ओके डॉक्टर सूरज, अब हमारा टाइम भी ओवर हो गया है। आप इस चीज को नेक्स्ट सेशन में और आगे एक्सप्लेन करेंगे? यस मैम, डेफिनेटली मैम। हाँ जी, तो आगे का सेशन डॉक्टर सूरज का जरूर सब लोग अटेंड करिएगा, जिसमें जो न्यू एडवांसमेंट आई है उसके ऊपर डिटेल्ड हमारा डिस्कशन होगा डॉक्टर सूरज के साथ। और Yes, बहुत बहुत ma'am. धन्यवाद डॉक्टर सूरज आज के सेशन के लिए। थैंक यू मैम। और हाँ जी, और हमारा इंग्लिश सेशन का टाइम हो गया है, और अब मैं सेशन के लिए हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर अजनी को। धन्यवाद। थैंक यू मैम। Okay, thank you, Dr. Neha. Thank you, Hindi team. Now we are moving to our English session. Today is our 1561st day of continuous webinar. Thank you all the participants for joining with us. We have 3 sessions in Hindi, English, and Malayalam. So continuously we are conducting this webinar with the intention of uniting the homeopathic doctors and homeopathic lovers together in one platform to share the knowledge and for the development of homeopathy. Thank you all the participants and faculties. We will have a silent prayer before beginning.